जय भीम दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है। एक सवाल जो बार बार मेरे मन में उठता है और शायद आपके मन में भी उठता होगा कि मंडल कमीशन में मान्यवर कांशीराम साहब का कितना बड़ा योगदान था। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके इस योगदान के बारे में, उनके इस संघर्ष के बारे में, उनके अप्रत्यक्ष योगदान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता। और यह बात बिल्कुल सच है कि मान्यवर कांशीराम साहब का मंडल कमीशन में प्रत्यक्ष रूप से तो कम योगदान दिखता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जो उनका योगदान था उसे मिटा पाना असंभव है। फिर भी यह बात भी सच है कि उनके इस योगदान पर कभी चर्चा होती ही नहीं है, या होती है तो बहुत कम। उनके इस योगदान को लोगों तक पहुंचाने के लिए कोई साहस ही नहीं करता। और इस क्षेत्र में शायद मैं पहला व्यक्ति हूं जो इस मुद्दे को उठा रहा हूं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं मान्यवर कांशीराम साहब का मंडल कमीशन में योगदान बहुत ही विस्तार पूर्वक डिटेल्ड तरीके से आपके सामने चित्रित कर सकूं। देखिए, इस टॉपिक पर उलझने से पहले, इस टॉपिक को विस्तार से समझने से पहले हमारे पास कुछ ऐतिहासिक बेस होना चाहिए, ताकि आप अपने हिसाब से अपनी सोच बना सकें। और इसे प्रामाणिक रूप से आपके सामने समक्ष करने के लिए मुझे ऐतिहासिक तथ्यों को खंगालना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं उस दौर से जब इस देश में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाती है। दोस्तों, इमरजेंसी का दौर एक ऐसा काला अध्याय था जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था। आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में जहां लोग अपनी आजादी से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, वहां अचानक से सब कुछ बदल जाता है। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगा दी। क्यों लगाई? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को अमान्य कर दिया था और वे सत्ता से बाहर होने का खतरा महसूस कर रही थी। इमरजेंसी लगते ही पूरे देश में सभी नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स खत्म कर दिए जाते हैं। मतलब बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी, विरोध करने की आजादी, सब खत्म। सारे नेताओं को जेल में डाल दिया जाता है, जिसका सिंपल सा रीजन ये होता है कि जब इस देश में या किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी लागू होती है, आपातकाल लागू होता है, तो उस दौरान जो भारत के नागरिक होते हैं या किसी भी देश के नागरिक होते हैं, उनके संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। इमरजेंसी का रोल होता है और पूरे देश में एक प्रकार से कह सकते हो कि लोकतंत्र का केवल नाम मात्र का बचता है। इस देश में राजतंत्र स्थापित हो जाता है। उस समय जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी की घोषणा की, तो पूरे देश में इसका भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन हुए। लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन सरकार ने सबको दबा दिया। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है, जो कि सरकार से सवाल पूछता है, उसको सीधे जेल में डाल दिया जाता है। इसी प्रकार वर्तमान के जो विपक्षी के बड़े बड़े नेता थे जो इस नीति का विरोध कर रहे थे, उसमें से जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता थे विपक्ष के, जो इस व्यवस्था के, जो इमरजेंसी के भी विरोध में थे। उन्होंने इस चीज का विरोध किया और इमरजेंसी के रोल के हिसाब से उनको जेल में डाल दिया गया। जो नागरिक भी इस इमरजेंसी के खिलाफ बोलता था, जो भी अपनी सवाल उठाता था, जो भी अपने सवाल करता था, उसको सरकार द्वारा जेल में डाल दिया जाता था, जैसा कि इमरजेंसी का एक अहम रोल होता है। दोस्तों, इस इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ वो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जेल गए। पुलिस की बर्बरता चरम पर थी। जबरन नसबंदी का कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें लाखों गरीबों पर अत्याचार हुआ। लोग डर के साए में जी रहे थे। मीडिया पर सेंसरशिप थी। अखबारों में काली स्याही लगाकर खबरें छुपाई जाती थीं। ये दौर 75 से 1977 तक पूरे 2 साल तक चला। इन 2 सालों में देश ने क्या क्या देखा, क्या क्या सहा। लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे। विरोध करने वाले छात्र, मजदूर, किसान सब जेल में ठूंसे गए। इमरजेंसी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी थी, लेकिन जनता चुप नहीं रही। 1977 में जब इंदिरा गांधी द्वारा इस देश में आपातकाल को हटाया गया, इमरजेंसी को हटाया गया, तो उसके बाद पूरे देश में, पूरी देश की जनता कांग्रेस के विरुद्ध हो गई थी। लोग इतने गुस्से में थे कि कांग्रेस को सबक सिखाना चाहते थे। और उसी समय जो जेल में बड़े बड़े नेता थे, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, लालू यादव, अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे बड़े बड़े नेता थे, वह कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के लिए और इस देश में फिर से एक लोकतांत्रिक सेकुलर व्यवस्था स्थापित करने के लिए, कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने के लिए एक बहुत बड़ा आपस में मिलकर गठबंधन तैयार करते हैं। दोस्तों, इस गठबंधन की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जेल में बंद ये नेता अलग अलग पार्टियों से थे, अलग अलग विचारधाराओं से थे, लेकिन इमरजेंसी ने उन्हें एकजुट कर दिया। उन्होंने सोचा कि कांग्रेस को हराना है तो साथ आना पड़ेगा। इस गठबंधन की सरकार बनने वाली थी। इस गठबंधन की पार्टी का नाम रखा गया जनता पार्टी।
और जनता पार्टी जब 1977 में कांग्रेस के खिलाफ जब चुनाव लड़ी तो भारी बहुमत से जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि उस समय कांग्रेस काफी लोग थी। पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन बड़ी ही बेरहमी से लोगों को जेल में डाला गया, उनका शोषण किया गया, लोकतंत्र की सरेआम हत्या की गई। चुनाव में जनता ने अपना गुस्सा निकाला, कांग्रेस सत्ता से बाहर हो जाती है, इंदिरा गांधी हार जाती हैं और इस देश में भारी बहुमत से जनता पार्टी की जीत होती है और इस देश में मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। पूरे 2 साल तक उन्होंने इस देश पर एक गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में शासन किया। लेकिन यह जो सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार, यह गठबंधन सरकार थी और गठबंधन में आपस में 2 सालों के बीच तनाव बढ़ा, सत्ता के बीच लोगों के बीच में लोग उमड़ा और आपसी तनाव बढ़ने लगा। देखिए, गठबंधन सरकारों की समस्या यही होती है कि सबको अपनी हिस्सेदारी चाहिए। मोरारजी देसाई अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आंतरिक कलह बढ़ गई। जनसंघ वाले, समाजवादी, लोकदल वाले सब आपस में लड़ने लगे। अंत में 1979 में मोरारजी देसाई को सत्ता से इस्तीफा देना पड़ता है, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ता है और 1979 में चौधरी चरण सिंह भारत के दूसरे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली। इसी बीच 1980 को भारत में फिर से चुनाव होते हैं और इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होती है और इंदिरा गांधी फिर एक बार इस देश में केंद्र सरकार में बहाल हो जाती है। इंदिरा गांधी की वापसी ने राजनीति को फिर से बदल दिया। लोग सोचते थे कि इमरजेंसी के बाद कांग्रेस कभी नहीं आएगी, लेकिन जनता पार्टी की आपसी लड़ाई ने कांग्रेस को मौका दे दिया और इसी दौरान 1979 में के बीच बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल कमीशन आयोग का गठन किया जाता है। अब आते हैं मंडल कमीशन पर। दोस्तों, मंडल कमीशन आयोग का पहला उद्देश्य यह था कि पूरे देश में यह सर्वे करना और पिछड़ों की सिचुएशन को पता करना, पिछड़ों की आबादी को पता करना, ताकि उसी हिसाब से जिस प्रकार अनुसूचित जाति को संविधान के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है, उसी प्रकार ओबीसी समाज को उनकी दशा के हिसाब से, उनके की परिस्थितियों के हिसाब से उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। कमीशन ने पूरे देश में घूम घूम कर सर्वे किया, हजारों गांवों शहरों में गए, लोगों से बात की, उनकी आर्थिक स्थिति देखी, शिक्षा स्तर देखा, सामाजिक पिछड़ापन देखा और 1980 को मंडल कमीशन आयोग की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार को सौंप दिया गया, जिसमें मंडल कमीशन आयोग के अनुसार 52% इस देश में ओबीसी समाज की आबादी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी, इसे देखकर केंद्र सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और पूरे 10 साल तक कांग्रेस द्वारा एक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को डर था कि सवर्ण वोटर नाराज हो जाएंगे। 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसके बाद राजीव गांधी, उनके बेटे, जो इस देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, उन्होंने भी इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लिया। राजीव गांधी ने संसद में भाषण देकर मंडल कमीशन का विरोध किया, कहा कि इससे देश बंट जाएगा और 1990 में फाइनली वीपी सिंह की सरकार में इसे लागू किया गया और पिछड़े समुदाय को 27% आरक्षण दिया गया। दोस्तों, मंडल कमीशन लागू होने के बाद क्या हुआ? बड़े लेवल पर सवर्णों द्वारा इसका विरोध किया गया कि मंडल कमीशन को हटाना चाहिए, पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या की कोशिश की, जो विरोध का प्रतीक बन गया। पूरे देश में आंदोलन हुए, सड़कें जाम, हिंसा हुई। कहने का मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर इसका विरोध किया गया, लेकिन मंडल कमीशन आज भी लागू है और पिछड़े समुदाय को आरक्षण आज भी मिल रहा है। लेकिन यह जान लेना आधा सच होगा कि ओबीसी समाज को 1990 में 27% आरक्षण मिल जाता है, लेकिन ये जो आरक्षण मिला था और 27% यह केवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए था। एजुकेशन के क्षेत्र जैसे IIT, IIM, UPSSC, बड़े बड़े एंट्रेंस एग्जाम है, इनमें आरक्षण फाइनली 2006 में जाकर मिला था। मेरे ख्याल से मंडल कमीशन का गठन करके पिछड़े समाज को उनकी स्थिति के आधार पर आरक्षण देना भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कदम था। इससे करोड़ों पिछड़ों को मुख्य धारा में आने का मौका मिला। लेकिन अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैंने सवाल को मैनिपुलेट कर दिया है, सवाल को घुमा दिया है। सवाल था कि मान्यवर कांशीराम साहब का मंडल कमीशन में क्या योगदान था, लेकिन उस पर चर्चा तो हुई ही नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सवाल का उत्तर जानने के लिए मैंने इस बेसिक जानकारी को पहले बताना जरूरी समझा, ताकि आपको एक सिंपल आइडिया हो जाए कि आखिर इसके बैकग्राउंड में क्या चीजें चल रही थीं। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर। सवाल था कि मंडल कमीशन में मान्यवर कांशीराम साहब का क्या योगदान था।
तो सबसे पहले यह समझना होगा कि 1980 से 90 के बीच में कांशीराम साहब एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समुदाय के बीच में एक बड़ी हस्ती बन चुके थे। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वे पंजाब के एक दलित परिवार से थे। उन्होंने सरकारी नौकरी की, लेकिन दलितों पर होने वाले अत्याचार से इतने दुखी हुए कि नौकरी छोड़ दी और सामाजिक काम में लग गए। उन्होंने 1978 में बामसेफ बनाया, जो सरकारी कर्मचारियों का संगठन था, जहां वे कहते थे कि दलित कर्मचारी अपनी आय का 2% समाज को दें, पे बैक टू सोसाइटी। फिर 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनाई। उनका नारा था 85% बहुजन बनाम 15% मनुवादी। भारी संख्या में उनके पास वोट बैंक था और जो लोग भी उनके साथ थे, जो लोग भी एक बड़ी तरह में उनके साथ थे, उस सब के सब मंडल कमीशन के सपोर्ट में थे, ओबीसी समाज की आरक्षण के सपोर्ट में थे। उन्होंने पूरे देश में 300 से ज्यादा सम्मेलन किए मंडल कमीशन को लागू कराने के लिए। उनका स्लोगन था, मंडल अमल करो वरना कुर्सी खाली करो। उन्होंने पीपुल्स पार्लियामेंट का कार्यक्रम चलाया, जहां लोग मंडल रिपोर्ट पर खुली चर्चा करते थे। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। इसी कारण एक प्रकार से कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर दबाव था और अंत में फाइनली वीपी सिंह की सरकार द्वारा मंडल कमीशन को लागू करना पड़ा। दोस्तों, कांशीराम साहब का योगदान अप्रत्यक्ष था, लेकिन सबसे मजबूत। उन्होंने दलित और पिछड़ों को एकजुट किया, बहुजन की अवधारणा दी। वे ओबीसी को अनप्रिविलेज्ड मानते थे और उनके लिए लड़ते थे। बीएसपी ने प्रो मंडल मूवमेंट का नेतृत्व किया। उन्होंने वीपी सिंह पर व्यक्तिगत दबाव डाला। उनके वोट बैंक ने सरकार को झुकाया। यहाँ से एक निष्कर्ष के तौर पर यह बात कही जा सकती है कि मंडल कमीशन को लागू कराने में मान्यवर कांशीराम साहब का सबसे बड़ा योगदान था। लेकिन अब सवाल यह है कि उनके साथ छल क्यों हुआ? क्यों उनके योगदान को छुपाया गया? क्योंकि मुख्य धारा की राजनीति और मीडिया ने उन्हें कभी क्रेडिट नहीं दिया। क्रेडिट लालू, मुलायम या वीपी सिंह को मिला, लेकिन कांशीराम साहब को भुला दिया गया। वे बहुजन नायक थे, लेकिन मुख्य धारा ने उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी। यह छल था, दलित नेता को इतिहास से मिटाने का। दोस्तों, अब मैं इस विषय को और गहराई से समझाता हूँ, क्योंकि यह बहुत जरूरी है कि हम हर पहलू को देखें। इमरजेंसी का दौर सिर्फ राजनीतिक नहीं था, यह सामाजिक था। गरीबों, दलितों, पिछड़ों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा। नसबंदी में गरीबों को जबरन पकड़कर ऑपरेशन करवाए गए, हजारों मौतें हुई। जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन इमरजेंसी से पहले चल रहा था, जिसने जनता को जगाया। इमरजेंसी हटने के बाद जनता पार्टी की सरकार ने कई सुधार किए, जैसे प्रेस की आजादी बहाल की, लेकिन आपसी लड़ाई ने सब बर्बाद कर दिया। मोरारजी देसाई ने शराबबंदी जैसे कदम उठाए, लेकिन चौधरी चरण सिंह की किसान नीतियां भी ज्यादा लागू नहीं हो पाई। फिर कांग्रेस की वापसी। इंदिरा गांधी ने सत्ता में आकर फिर से अपनी पकड़ बनाई, लेकिन सामाजिक न्याय के मुद्दे पीछे रह गए। मंडल कमीशन जनता पार्टी की देन था, जो 1 जनवरी 1979 को गठित हुआ। बीपी मंडल ने 11 सदस्यों के साथ रिपोर्ट बनाई, जिसमें 3700 ओबीसी जातियां चिन्हित की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि ओबीसी 52% हैं, लेकिन आरक्षण 27%, क्योंकि कुल 50% की सीमा। लेकिन कांग्रेस ने इसे दबाया। राजीव गांधी ने 1989 में चुनाव जीता, लेकिन रिपोर्ट नहीं लागू की। फिर 1989 में वीपी सिंह की सरकार बनी, नेशनल फ्रंट, भाजपा और वामपंथी समर्थन से। 7 अगस्त 1990 को संसद में घोषणा की, लेकिन विरोध में सरकार गिर गई। आडवाणी की रथ यात्रा शुरू हुई, कमंडल बनाम मंडल। कांशीराम साहब की कहानी और भी प्रेरणादायक है। वे कहते थे कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं तो राजनीति में सफलता नहीं। उन्होंने बामसेफ से शुरू किया, फिर DS4, फिर बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने ओबीसी को बहुजन में शामिल किया, 6000 जातियों को एकजुट करने की बात की। मंडल कमीशन के लिए उन्होंने दलित ओबीसी गठबंधन की कोशिश की। उन्होंने वीपी सिंह को समर्थन दिया, लेकिन क्रेडिट नहीं लिया। लेकिन छल हुआ, क्योंकि मीडिया और राजनीति ने उन्हें अनदेखा किया। आज बहुजन समाज पार्टी की विरासत है, लेकिन कांशीराम साहब को भुलाया गया। यह खुलासा अब हो रहा है कि उनका योगदान सबसे बड़ा था। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय मंडल, जय समता, जय न्याय, जय बहुजन, जय संविधान निर्माता, जय बुद्ध, जय फुले, जय अशोक, जय सावित्रीबाई, जय कांशीराम, जय आरक्षण, जय लोकतंत्र, जय तर्क, जय समरसता, जय बहुजन मिशन, जय सामाजिक परिवर्तन, जय मजदूर, जय किसान, जय नारी शक्ति।